देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में कई टॉपिक्स को हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी इससे रिलेटेड क्लासेस जो है अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उन क्लासेस को देख लीजिए, ताकि आप जो है, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री से दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छी पकड़ बनाइए। और मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको जो है बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड कई वीडियोस जो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप लोग जो है उसको ज़रूर देखिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपकी चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण शब्द नाम अगर कान में पड़ता है दोस्तों, तो जिन्होंने थोड़ी भी पढ़ाई की होगी हिस्ट्री की, जिनको जरा सी भी जानकारी होगी हिस्ट्री के सब्जेक्ट की, तो उनको कहीं ना कहीं इस नाम के साथ माइंड में ये दो नाम जरूर हिट करते हैं, एक महात्मा गांधी और एक राजकुमार शुक्ल। क्योंकि महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल से ही जो है यह चंपारण सत्याग्रह जाना जाता है। तो ये चंपारण सत्याग्रह कब होता है दोस्तों, आपका 1917 में। और कहाँ होता है, तो आपका चंपारण नामक स्थान है आपका कहाँ पर, बिहार में। कहाँ है दोस्तों, बिहार में। तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ होता है, बिहार में। और चंपारण सत्याग्रह जो है दोस्तों, भारतीय राजनीति में गांधी जी का जो सक्रिय योगदान कहिए, प्रथम योगदान कहिए, यानी भारतीय राजनीति में प्रथम सक्रिय योगदान जो है गांधी जी का आपका चंपारण सत्याग्रह के थ्रू ही होता है। यानी एक तरह से कहिए एंट्री जो है भारतीय राजनीति में, उनका जो प्रथम योगदान कहिए, प्रथम नेतृत्व कहिए, वो क्या है, यह चंपारण सत्याग्रह है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी आपका साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। और यह घटना कब की है, तो 1917 की, यानी लगभग 2 साल बाद की यह घटना है। तो जब भारत आते हैं 9 जनवरी को, जो 9 जनवरी को भारत आने के उनके उपलक्ष्य में जो हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, तो यहाँ भारत आने से पहले दोस्तों उनकी प्रसिद्धि जो है साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। यानी उन्होंने जो वहाँ बहुत तरह के आंदोलन, बहुत तरह के नेतृत्व वाले काम करे रखे थे साउथ अफ्रीका में, चाहे उनकी आज़ादी से रिलेटेड हो, चाहे काले गोरे का जो भेद था, वहाँ अंतर था, दोनों के बीच जो डिफरेंसेस थे, उसके वजह से वहाँ बहुत कुछ जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका में कर रखे थे। तो उनकी प्रसिद्धि जो है दोस्तों भारत में कहीं ना कहीं जो शिक्षित वर्ग थे, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, यानी भारत में उस काल में, तो वहाँ शिक्षित वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग और जो सरकार में लोग थे इन्वॉल्व, उन लोगों को कहीं ना कहीं इनकी प्रसिद्धि जो है कहीं ना कहीं उनके कानों तक गई थी, उनको जानकारी इस बात की थी। तो भारत में चूंकि इनकी प्रसिद्धि पहले से थी दोस्तों, यानी कि भारत में चूंकि चंपारण सत्याग्रह उनका तो प्रथम योगदान है, तो यहाँ तभी योगदान किए ही नहीं, लेकिन लोग यहाँ तक इनके पास पहुँच रहे हैं। कैसे पहुँच रहे हैं, तो इस जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो कार्य कर रखे थे उसकी प्रसिद्धि के कारण जो है लोग यहाँ पर इन तक पहुँचने का प्रयास कर रहे थे। और राजकुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति रहता है बिहार का, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ला कहिए, शुक्ल कहिए, शुक्ला। तो ये राजकुमार शुक्ल जो रहते हैं, ये क्या करते हैं भारत में, यानी कि जब गांधी जी आपका लखनऊ में रहते हैं तो वहाँ पर उनके पास पहुँच जाते हैं गांधी जी से भेंट करने के लिए। और वहाँ जा कर के उनसे भेंट करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ यानी बिहार में चलिए, हमारे यहाँ ये सब समस्याएं हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स है किसान के, तो हम लोग हमारी मदद कीजिए, हमारे लिए वहाँ जो है इस चीज़ से हमें मुक्ति दिलाइए। तो गांधी जी को तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, मीन्स वो कार्य उन्होंने पहले से साउथ अफ्रीका में कई बार कर चुके थे, यहाँ भारत में उन्हें मौका नहीं मिला था। तो गांधी जी को भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए था अपने जो सत्य अहिंसा नामक जो दो उनके हथियार थे, जो अस्त्र थे, उसका इस्तेमाल करने का। तो गांधी जी भी क्या होते हैं,
उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है इस रूप में, राजकुमार शुक्ल के रूप में, बिहार के रूप में, तो वो भी यहाँ पर राजी हो जाते हैं आने के लिए। तो वो क्या करते हैं, राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर बिहार आने का निर्णय कर लेते हैं। तो जब बिहार आते हैं राजकुमार शुक्ल के साथ आपके गांधी जी, तो वहाँ पर जो है बहुत सारा विद्रोह यानी कि विरोध देखने को मिलता है। विरोध किस प्रकार का देखने को मिलता है, जो कमिश्नर होते हैं उस टाइम में वहाँ के, यानी जब गांधी जी स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ कमिश्नर उनको रोक लेता है और उनको आगे बढ़ने से मना किया जाता है। यानी उनको कहा जाता है कि आप इस कार्य के लिए इस कार्य में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आप इस कार्य को नहीं कर सकते। तो गांधी जी क्या करते हैं कि वह जो है उसका यानी उस कमिश्नर की बात नहीं मानते हैं और वो बोलते हैं आपको जो करना है, जो प्रक्रिया अपनाना है अपनाओ, मैं जाऊंगा और किसानों की मदद करूंगा, उनकी बात सुनूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जनरली क्या होता है, जनरल लोग क्या करते हैं कि जब कानून प्रक्रिया के तहत आपको रोका जाता है तो लोग कानूनी जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू ही उससे निपटने का प्रयास करते हैं। और कानूनी प्रोसेस में जाने का मतलब क्या है कि आप लंबे टाइम के लिए उस चीज़ में उलझे रहोगे और जो आपका मेन मुद्दा रहता है वह मुद्दा आपका ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो यहाँ पर गांधी जी वो भूल नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, कानून का सहारा नहीं लेते हैं, यानी कानूनी खुद उन्होंने वकालत कर रखी थी, तो उनको पता था कि अगर कानूनी पेच में मैं पढ़ूंगा तो ये लंबे समय तक केस चलेगा, ये मैटर चलेगा और किसानों का जो है उद्धार नहीं होगा, इनकी समस्याएं नहीं सुलझेंगी। तो वहाँ क्या करते हैं गांधी जी, कानूनी प्रक्रिया का सहारा नहीं लेते हैं। वो कमिश्नर को कहते हैं कि आपको जो करना है आप कीजिए, मैं जाऊंगा मदद के लिए तो जाऊंगा। तो वहाँ कमिश्नर क्या करते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है गांधी जी को पकड़ने का। क्यों नहीं बचता है, क्योंकि गांधी जी वहाँ अकेले नहीं होते, राजकुमार शुक्ल के अलावा बहुत सारे जो ग्रामीण हैं उनके सपोर्ट में स्टेशन पर आ जाते हैं। उसके अलावा जो बिहार के उस टाइम में तत्कालीन जो नेता थे, जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग थे, जो सक्रिय राजनीति में पहले से जिनका योगदान था, वो लोग भी कुछ लोग जो है स्टेशन पर आ जाते हैं आपका गांधी जी के सपोर्ट के लिए। तो कौन कौन लोग गांधी जी के सपोर्ट के लिए आते हैं ये भी पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम्स में, तो उनके नाम भी आप जान लो। तो गांधी जी के सपोर्ट में कौन कौन आते हैं, एक तो राजकुमार शुक्ल जी, तो उनको बुला के ही लाते हैं। दूसरे हैं आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति आगे बनेंगे। और जेबी कृपलानी दोस्तों, ये झंडा समिति के भी अध्यक्ष रहते हैं। ये जो है आपका स्वतंत्र भारत के, जिस समय भारत की आज़ादी होती है 1947 में, उस समय कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रहते हैं। इनकी पत्नी रहती है सुचिता कृपलानी, जो कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव इनको प्राप्त है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है आपका जेबी कृपलानी, इनकी ही पत्नी रहती है। और ये झंडा समिति के भी अध्यक्ष रहते हैं और स्वतंत्र भारत यानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहते हैं। तीसरे एक रहते हैं आपका मजरूल हक, आपका महादेव देसाई, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजरूल हक, महादेव देसाई, आपका नरहरि पारिक, ब्रिज किशोर। तो ये सब लोग जो है उस समय स्वतंत्र राजनीति में वहाँ बिहार में जो है इनका योगदान रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, गांधी जी के सपोर्ट में सब के सब जो है स्टेशन पर आ जाते हैं उनके स्वागत के लिए, उनके सपोर्ट के लिए। तो यहाँ कमिश्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, मीन्स अगर गिरफ्तार करेंगे तो किस लिए करेंगे, अभी तो चंपारण गांधी जी पहुंचे ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो उनके पास क्या एलिगेशन लगेगा, कोई क्या इल्जाम लगाएगा, क्या एक्ट लगेगा। तो चूंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, वो करने से पहले ही रोक रहे थे, तो कमिश्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं था उनको पकड़ने का, उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो गांधी जी क्या करते हैं, इन लोगों के साथ जो चंपारण में एंट्री लेते हैं। एक व्यक्ति और था दोस्तों जिन्होंने गांधी जी का जबरदस्त विरोध किया था यहाँ पे, वो है आपका NG
रंगा। तो यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि किसने विरोध किया था। तो एनजी रंगा नाम का एक महान विभूति रहता है उस काल में भी। दोस्तों नेगेटिव और पॉजिटिव पर्सन हर जगह होते हैं, हर काल में होते हैं, हर समय होते हैं, हर जगह होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ये महान विभूति थे जिन्होंने यानी इस महान कार्य में गांधी जी का रास्ता रोकने का प्रयास किया था, हालांकि असफल रहे। तो इतने लोगों के सपोर्ट से गांधी जी क्या करते हैं, आपके चंपारण में एंट्री लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो 3 कठिया पद्धति है, यानी जिस 3 कठिया पद्धति के लिए जो है आपका राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को लाते हैं, तो वो 3 कठिया पद्धति है क्या। तो किस लिए बुलाया जाता है दोस्तों इनको, 3 कठिया पद्धति के विरोध के लिए राजकुमार शुक्ल आते हैं आपका गांधी जी को लेकर के चंपारण। 3 कठिया, तो ये 3 कठिया पद्धति था क्या दोस्तों, पहले हम लोग इसको जानते हैं। तो 3/20 यानी कि इस 3 कठिया पद्धति के तहत क्या था दोस्तों कि जो यानी जो नील की एक खेती की जाती थी आपका किसानों के द्वारा अपने भूमि पर, और ये कि किसानों के द्वारा जब भूमि पर खेती की जाती थी नील की, तो इस नील की खेती करना उनकी यानी कि उनकी मर्जी नहीं थी दोस्तों। ये एक एग्रीमेंट के थ्रू वो लोग खेती करते थे। तो ये एग्रीमेंट किनके थ्रू साइन था, किनके साथ, तो ये यूरोपियन यानी अंग्रेजों के साथ जो है उनका एग्रीमेंट साइन किया गया था। यानी उन्हें एग्रीमेंट साइन करवाया गया था, और इस एग्रीमेंट में 2 बातें लिखी हुई थी दोस्तों। एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में 2 बातें थी। पहली तो ये कि 3/20 जो भूमि का भाग है उस पर जो है क्या होगा, नील की खेती, नील की खेती। यानी मान लीजिए कि किसी भी किसान के पास कितनी भी जमीन है, मान लीजिए किसी किसान के पास 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा में दोस्तों 20 कट्ठा होता है। तो मान लीजिए किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है या 1 बीघा जमीन है, तो उस 20 कट्ठे में या उस 1 बीघा में जो 3 कट्ठा होगा वह क्या होगा, अनिवार्य रूप से किसानों को क्या करना होगा, वहाँ नील की खेती करनी होगी। इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। यानी जो भी किसान के पास जमीन होगी तो उसका 20/3 भाग पर क्या होगा, यानी 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी होगी अनिवार्य रूप से, या मजबूरी है, मीन्स आप स्वेच्छा से नहीं बल्कि आपको इस एग्रीमेंट के तहत यह खेती नील की खेती करनी होगी। दूसरा क्या है दोस्तों, ये यानी ये इस एग्रीमेंट के थ्रू ये क्लियर था कि आपको अपने ज़मीन का जो है 3/20 भाग पर जो है आपको नील की खेती करनी होगी। तो आइए ये नील है क्या, पहले हम लोग इसको जानते हैं। तो ये नील जो है दोस्तों, ये नील की जो खेती होती थी यह एक नकदी फसल है। तो इसमें क्या होता था दोस्तों कि ये जो नील की खेती है इससे कपड़ों को कलर करने का काम किया जाता था, यानी कपड़ों पर रंग चढ़ाया जाता था। तो उस काल में क्या होता कि जो यूरोपियन मार्केट जो है यानी इंग्लैंड के आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या होता कि उस टाइम पर जो है कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, यानी रासायनिक रंगों का प्रयोग होने लगा था। तो जब रासायनिक रंगों का प्रयोग होने लगा था तो मार्केट में इसका वैल्यू यानी इसकी डिमांड घट गई, यानी नील की डिमांड बढ़ गई। चूँकि कृत्रिम रंगों का प्रयोग होने लगा था, वो आसान होता था, यूज़ करने में भी रेट भी उसका कम होता था। तो यहाँ पर जो है नील की डिमांड क्या हो गया, घट गया। और ये जो नील की जो खेती होती थी, ये जो खरीदते थे यानी जो व्यापारी खरीदते थे, जो यूरोपियन खरीदते थे, वो क्या कहलाते दोस्तों, नील्हे। नील्हे, तो ये नील्हे जो खरीदते थे इस नील को और यूरोप के मार्केट में उसका व्यापार करते थे, उसको बेचते थे, कमाते थे। तो ये नील्हे क्या किए कि उसका रेट चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसका डिमांड घट गया, तो वो क्या करते थे कि इसका रेट यहाँ किसानों को कम देने लगे। तो किसानों को जब रेट कम देने लगे तो किसान की जो लागत है फसल में, जो वो मेहनत कर रहे हैं, जो उसको फसल में लगा है, वो सारा कुछ उसको मिलता ही नहीं था। इतना कम रेट देते थे कि उनका खर्च भी निकलना मुश्किल होता था। तो यहाँ विरोध तो स्वाभाविक था। तो किसान क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। किसान का कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आपका यानी डिमांड कम है तो आप हमें इस खेती से मुक्ति दे दो।
इस खेती का और एक साइड इफेक्ट था दोस्तों कि जब भी यानी जिस भी ज़मीन पर इसकी खेती की जाती थी तो ये उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी, यानी 2-3 सीजन तक जो है आगे उस पर फसल बोना जो है मुश्किल होता था, यानी कि फसल की उपज क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, यानी वो भूमि बंजर हो जाती थी। तो यहाँ पर चूंकि रेट भी किसानों को कम मिल रहा था, दूसरा उस ज़मीन पर जो है जिस ज़मीन पर नील की खेती की जाती थी उस ज़मीन पर 2-3 सीजन के लिए जो है आगे वो कुछ उपजा भी नहीं पाते थे, यानी किसी भी फसल की उपज वो नहीं कर पाते थे। तो यहाँ किसानों का कहना था कि आप हमें मुक्ति दे दीजिए, हमें नील की खेती छुड़वा दीजिए। तो अंग्रेज क्या करते, अंग्रेज तो साइन कर रखे थे, यानी किसानों से साइन करवा रखे थे कि आपको 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करनी है। दूसरा और एक एग्रीमेंट में क्या था दोस्तों, ये तो पहली शर्त हो गई एग्रीमेंट की। दूसरी शर्त थी कि जो है दर तय कौन करेंगे, तय नील्हे करेंगे, नील्हे करेंगे। यानी इस एग्रीमेंट पर 2 बातें थी दोस्तों, एक तो कि 3/20 भाग पर जो है आपको नील की खेती किसानों को करना अनिवार्य है। दूसरा, जो किसान नील की खेती की उपज करेंगे तो उसका जो है रेट या दर जो मूल्य है वह भी जो है अंग्रेज तय करेंगे, भारतीय किसान ने। यानी कि मान लीजिए ये मेरा मार्कर है तो इस मार्कर का मूल्य निर्धारण का हक किसे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि ये मार्कर मेरा है। बट वहाँ पे क्या था, इसका जस्ट ऑपोजिट था, यानी खरीदने वाले के ऊपर डिपेंड करता था कि वह क्या रेट इस मार्कर का मुझे दे, यानी ग्राहक के ऊपर डिपेंड था कि यह इस मार्कर का अगला ग्राहक हमको क्या मूल्य दे, क्या हमको पैसे दे। तो यहाँ पर क्या होता था कि नील्हे जो है मनमानी करते थे और किसानों को क्या होता था, इससे भारी नुकसान होता था, क्योंकि एक रेट कम मिल रहा है, दूसरा भूमि बंजर हो जा रही है। तो यहाँ विरोध स्वाभाविक था। तो ये 2 कारण थे दोस्तों इस एग्रीमेंट में, जो ये 2 कारण थे, जो 2 ये शर्तें थी, इस 2 शर्तों के बदौलत क्या हो रहे थे, अंग्रेज जो है भारतीय किसानों का, बिहारी किसानों का शोषण कर रहे थे। तो यहाँ पर इसी चीज़ का विरोध के लिए, इसी चीज़ से मुक्ति के लिए जो है राजकुमार शुक्ल जो गांधी जी से मदद के लिए जाते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ आते हैं और अंग्रेजों के सामने एक मीन्स अपनी बात रखते हैं कि आखिर जो है किसान जो है ये नील की खेती क्यों करे, जब इनको नुकसान हो रहा है, इनको कुछ बेनिफिट नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है, तो आप इसको इस चीज़ से मुक्ति दिलाइए। यानी कि गांधी जी ये बात रखते हैं। उससे पहले क्या होता है दोस्तों, यानी कि इस एग्रीमेंट से जो लोग मुक्ति लेना चाहते थे वो अंग्रेजों से मुक्ति का प्रयास करते थे, रिक्वेस्ट करते थे। तो अंग्रेज क्या शर्त रखते थे दोस्तों, ये देखिए, अंग्रेज शर्त रखते थे कि आपका भारी लगान वसूलते थे उन लोगों से, यानी जो कि इससे मुक्ति लेना चाहते थे इस 3 कठिया पद्धति से। तो 3 और दूसरी, यानी एक तो भारी लगान वो मांगते थे, दूसरा कि एक्स्ट्रा कर, यानी एक्स्ट्रा कर वो लगाते थे। यानी अंग्रेज चूंकि एग्रीमेंट किसान साइन कर रखे थे तो वो उनके ऊपर दबाव डालते थे कि अगर आपको इस चीज़ से मुक्ति चाहिए तो आप जो है भारी कर दीजिए मुझे, यानी उसके ऊपर कर की दर लगाते थे भारी। और एक्स्ट्रा, यानी जो हम लोग भ्रष्टाचार कहते हैं, जो एक्स्ट्रा, यानी मान लीजिए हम लोग किसी कर्मचारी को पैसे दे रहे हैं काम करने के लिए, तो कर्मचारी को पैसे सरकार भी तो दे रही है ना उसी काम करने के लिए, तो हम लोग उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, तो वो क्या है, भ्रष्टाचार है। तो वो क्या करते थे दोस्तों, एक्स्ट्रा पैसे मांगते थे। यानी सीधा जो भ्रष्टाचार हम लोग अभी देख रहे हैं वो भ्रष्टाचार उस टाइम में भी वो बहुत जारी था। बस आपका ये आज़ाद भारत की घटना नहीं है, बल्कि यह यानी हमारे आज़ादी से पहले की घटना है। तो यहाँ पर ये सारे 2 व्यवस्थाएं थी इस एग्रीमेंट से मुक्ति के लिए अंग्रेजों के द्वारा। तो जो बड़े किसान थे, जिनके पास ज़मीन अधिक थी, संपत्ति अधिक थी, जो सक्षम थे, तो वो ये दोनों शर्त मान करके अंग्रेजों की क्या करते थे, इस चीज़ से मुक्ति ले लेते थे। बट जो छोटे किसान थे, जिनको रोजी रोटी में रोज़ाना मुश्किल हो रही है, अपने खर्च को वो मेंटेन नहीं कर पाते थे, तो वो ये कहाँ से भारी लगान देंगे और कहाँ से उसे एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो यहाँ पर क्या होता था कि वो किसान जो पीछे जा रहे थे, और उन्हीं किसानों में राजकुमार शुक्ल थे, जो कि यहाँ पर आपको गांधी जी की मदद के लिए, यानी गांधी जी की मदद से इस चीज़ से मुक्ति दिलाने का किसानों को प्रयास करते हैं। तो यहाँ गांधी जी क्या करते हैं दोस्तों कि किसानों के आगे, यानी किसानों की मदद के लिए आते हैं और अंग्रेजों के सामने जो है आपका इस अपनी बात रखते हैं कि आखिर जो है किसान जो है ये 3 कठिया पद्धति या नील की खेती करे तो करे क्यों।
और अंग्रेज भी जो है उनकी बात सुनने के लिए मजबूर होते हैं, और अंग्रेज क्या करते हैं, एक कमेटी गठित करती हैं, कमेटी गठित करते हैं इस यानी तीन-कठिया पद्धति पर इसकी जानकारी के लिए, इसके ऊपर मंथन के लिए, सोच विचार के लिए। और उस कमेटी के जो है सदस्य कौन रहते हैं, महात्मा गांधी भी, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे भी इस कमेटी में शामिल किया जाए। यानी वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस कमेटी की कार्यप्रणाली किस प्रकार की होंगी, वो क्या करेंगे, तो वो खुद से देखना चाहते हैं, तो वह भी इस कमेटी के सदस्य के रूप में यानी मेंबर के रूप में जो है इस कमेटी में भाग लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, गांधी जी की बहुत बड़ी जीत हासिल होती है। अंग्रेज जो है इस तीन-कठिया पद्धति को ख़त्म कर देते हैं। यानी गांधी जी के प्रयास से क्या होता है, पहली जीत क्या होती है दोस्तों, तीन-कठिया जो पद्धति होती है, यानी नील की खेती जो अनिवार्य था 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठा पर, इस तीन-कठिया पद्धति का अंत हो जाता है, यानी समाप्त कर दिया जाता है। इसकी जो एग्रीमेंट में जो बाध्यता थी वह बाध्यता आपकी ख़त्म हो जाती है। तो पहली जीत तो ये थी, और मेन जो है टारगेट भी इस आंदोलन का, इस विद्रोह का, चंपारण सत्याग्रह का यही था दोस्तों। लेकिन और एक बड़ी जीत यहाँ पर देखी जाती है दूसरी जीत के रूप में, जो भी किसानों को भी जिसका अंदाज़ा नहीं था। मीन्स किसान तो ये चाह रहे थे कि किसी तरह हमें इस चीज़ से मुक्ति मिल जाए, लेकिन किसानों को यहाँ एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा लगान के रूप में जो पैसे लिए जा रहे थे, जो अवैध वसूली की गई थी किसानों से, अब तक गलत तरीके से अवैध वसूली, तो उन सब की वापसी का भी जो है प्रस्ताव गांधी जी इस कमेटी के थ्रू रखते हैं। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, 100% तो वो किसानों को पैसा नहीं दिया जाता है, लेकिन 25% पैसे वापस किए जाते हैं नीलों के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी जीत कही है, यानी किसानों की उम्मीद से भी ज़्यादा उनको मिलता है। वो सिर्फ तीन-कठिया पद्धति से मुक्ति चाहते थे, और यहाँ क्या होता कि उनके साथ जो अब तक अवैध वसूली की गई थी, जो गलत तरीके से जो पैसा लिया गया था अब तक नीलों के द्वारा, यूरोपियन व्यापारियों के द्वारा, तो वो क्या करते थे कि उसमें भी 25% जो है वापस करते हैं। तो एक बहुत बड़ी जीत गांधी जी की कहिए, किसानों की कहिए, चंपारण के किसानों की कहिए, बिहार के किसानों की कहिए, तो यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर जो है इस जीत के बाद ही जो है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है, इन्हें गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, महात्मा की उपाधि कौन देते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर देते हैं। इस घटना के बाद यानी इस जीत के बाद ही जो है उन्हें महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर देते हैं। वो कहते हैं कि आप महान महात्मा हैं, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आपने बहुत महान कार्य किया है। तो ये महात्मा की उपाधि इसी जीत के बाद, इसी घटना, इसी विद्रोह, इसी सत्याग्रह के बाद जो है गांधी जी को रविन्द्रनाथ जी के द्वारा दिया जाता है। और आज तक जो है गांधी जी के नाम के साथ ये महात्मा शब्द जुड़ा हुआ। इसके पहले वो मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाने जाते थे। तो आज हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमने जो भी यानी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जो भी तथ्य थे एग्ज़ाम से रिलेटेड, यानी एग्ज़ाम में जो ज़रूरी है, आने की संभावना बनती है, वो सारा हम लोग डिस्कस कर लिया। अगली क्लास में हम लोग खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यह भी जो है यानी कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तब तक के लिए देवी स्टडीज़ से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।